हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम लोग काव्य शास्त्र में देखेंगे रीति और गुण के बारे में। सबसे पहले है वैदर्भी रीति। इसमें सभी गुण विद्यमान रहते हैं। गौड़ीय रीति की बात करें तो इसमें ओज और कांति गुण पाया जाता है। पांचाली की बात करें तो इसमें माधुर्य और सौकुमार्य गुण पाया जाता है। आगे देखेंगे लोकोत्तर चमत्कार कार्य वैचित्र्य सिद्धये, अर्थात लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करने वाले काव्य तत्व को वक्रोक्ति कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य कुंतक का। कहते हैं ना कि भैया आप लोग वको हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और कहाँ से सुनते हैं? कान से सुनते हैं ना। तो वक्रोक्ति की जहाँ बात होगी वहाँ कुंतक होंगे। आगे बात करेंगे वाग वैदग्ध प्रधाने अपि रस एवात्र जीवितम, अर्थात वक्रोक्ति से उत्पन्न चमत्कार के मुख्य होने पर भी रस ही उसका प्राण होता है। कथन किसका है? तो यह कथन है अग्नि पुराण का। न ही रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते का सिद्धांत प्रतिष्ठित कर किस आचार्य ने रस को काव्य का मौलिक तत्व माना है? तो ये मानने वाले हैं आचार्य भरत जी। किस आचार्य ने रीति को मार्ग कहा और उसके तीन भेदों सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग एवं मध्यम मार्ग का वर्णन किया है? तो ये कुंतक ने किया है। फिर से देखेंगे किस आचार्य ने रीति को मार्ग कहा और उसके तीन भेदों कौन कौन से? सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग एवं मध्यम मार्ग का वर्णन किया है? तो कुंतक ने किया है। आगे देखेंगे संप्रदाय और उसके प्रमुख आचार्य के बारे में। तो सबसे पहले संप्रदायवादी की बात करें तो रसवादी प्रमुख आचार्य कौन कौन से माने जाते हैं? तो रसवादी आचार्य के अंतर्गत हैं भरत, भोज, भट्टनायक, विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मित्र और शारदा तनय। ये सभी रसवादी आचार्य माने जाते हैं। अब बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकारवादी कौन कौन से आचार्य हैं? भामह, दंडी, उद्भट, प्रतिहारेंद्रराज, रुद्रट, जयदेव, अप्पय दीक्षित। तो ये जो दिया गया है इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनता है। बात करें रीतिवादी आचार्यों की तो इसके अंतर्गत आते हैं कौन? वामन। इसके प्रमुख आचार्य वामन माने जाते हैं। ध्वनिवादी आचार्य कौन है? आनंदवर्धन, रुयक, मम्मट, अभिनवगुप्त और जगन्नाथ। वक्रोक्तिवादी आचार्य कुंतक हैं। औचित्यवादी आचार्य क्षेमेंद्र हैं। तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे है कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण किस आचार्य ने किया? तो राजशेखर ने किया। अगला पॉइंट देखेंगे व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने जाते हैं? याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। 3 भेद माने जाते हैं, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र। काव्य रूप अर्थात इंद्रिय गम्यता के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? तो 2 हैं। कौन कौन से? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। काव्य रूप की अगर बात की जाए अर्थात इंद्रिय गम्यता की, तो इसमें कौन कौन सी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं? दो रहती हैं ना। कौन कौन सी? एक तो देखने की
और दूसरा सुनने की। तो कौन कौन सी हो गई? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। आगे है दृश्य काव्य अर्थात रूपक के कितने प्रमुख भेद हैं। अभी तो हम लोग काव्य रूप के भेद पढ़े, तो 2 थे, दृश्य और श्रव्य। अब दृश्य काव्य की बात करें, दृश्य काव्य अर्थात रूपक के कितने भेद हैं? तो 10 भेद हैं। कौन कौन से? नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवाकार, डिम, ईहामृग, अंक, वीथी, प्रहसन। अब देखेंगे श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? तो कुल 3 भेद हैं। गद्य, पद्य, चंपू अर्थात गद्य पद्यमय काव्य। चंपू काव्य किसे कहते हैं? गद्य पद्यमय काव्य को चंपू कहते हैं। अब देखेंगे इसमें शब्द, अर्थ और शक्ति। शब्द है वाचक, अर्थ वाच्यार्थ और शक्ति है अभिधा। लक्षक की बात करें, लक्ष्यार्थ, शक्ति है लक्षणा। व्यंजक की बात करें, व्यंग्यार्थ, व्यंजना, शक्ति। आगे देखेंगे साक्षात संकेतिक अर्थ अर्थात मुख्य अर्थ के बोधक व्यापार को कहते हैं अभिधा। किस शब्द शक्ति को प्रथमा या अग्रिमा शक्ति के नाम से अभिहित किया जाता है? तो अभिधा को किया जाता है। अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो अभिधा के 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ि। अगला है देखेंगे मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि या प्रयोग के कारण यदि उससे मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य की अर्थ की प्रतीति हो तो उस शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलिए देखते हैं लक्षणा के भेद। लक्षणा के भेद देखेंगे। रूढ़ि है, प्रयोजनवती है और गौड़ी। तो इसमें प्रयोजनवती के अंतर्गत कौन कौन दिया गया है? गौड़ी और शुद्धा। सरोपा साध्य वासना, ये गौड़ी के अंतर्गत है। और शुद्धा की बात करें, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। सरोपा साध्य वासना, सारोपा साध्य वासना। जब रूढ़ि के आधार पर लक्षणा की जाए या मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाए तो कौन सी लक्षणा होगी? तो वहाँ पर होगी रूढ़ि लक्षणा। जब किसी अभिप्राय विशेष या प्रयोजन के आधार पर लक्षणा की जाए तो कौन सी लक्षणा होती है? प्रयोजनवती। लक्षणा के प्रमुख भेद कितने हैं? तो लक्षणा के प्रमुख भेद 2 हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा था लक्षणा के भेद को, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। और इसके अंतर्गत हमने क्या देखा था? प्रयोजनवती के अंतर्गत देखा था गौड़ी और शुद्धा के बारे में। उसके बाद फिर गौड़ी के भी भेद हुए, 2 भेद। कौन कौन से? सारोपा और साध्य वासना। शुद्धा के भेद हुए उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। उसके बाद उपादान लक्षणा के 2 भेद हुए, सारोपा, साध्य वासना। लक्षण लक्षणा के भी 2 भेद हुए, सारोपा और साध्य वासना। तो यहाँ पर हमने जो है देखा था लक्षणा के प्रमुख भेद 2 होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। आगे देखेंगे लक्षणा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? तो कुल 12 भेद माने जाते हैं। अगर कुल भेद की बात की जाए तो 12 होते हैं और प्रमुख भेद की बात की जाए तो 2 होते हैं। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। किस लक्षणा को अभिधा पुक्षभूता कहते हैं? रूढ़ि लक्षणा को कहते हैं। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किस आचार्य ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया है? तो ये करने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ जी। मम्मट ने लक्षणा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने 12 भेदों का उल्लेख किया है। जैसा कि लक्षणा के कुल भेद 12 वैसे भी माने जाते हैं।
सर्वमान्य। आगे देखेंगे, अभिधा तथा लक्षणा शक्तियाँ जब अपना अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो जाएं, तब जिस शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं, तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना के प्रमुख भेद कितने हैं? व्यंजना के 2 भेद हैं। कौन कौन से? शाब्दी और आर्थी व्यंजना। आगे देखेंगे अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। पंक्तियाँ किसकी हैं? देव की पंक्तियाँ हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी गई पंक्ति है। तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। पंक्ति देव की है, इसका ध्यान रखेंगे। संस्कृत काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियों का सर्वप्रथम एकत्र व्यवस्थित विशद तथा संग्रहात्मक निरूपण किस आचार्य ने किया? ते करने वाले हैं आचार्य मम्मट। तो कोई किसी चीज को एकत्रित व्यवस्थित घर में कौन करता है? मम्मा करती है। अर्थात जहाँ एकत्र और व्यवस्थित की बात हुई वहाँ कौन आएंगे? मम्मा अर्थात मम्मट आएंगे। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ? तो भारतकृत नाट्यशास्त्र से माना जाता है। बताइएगा, एक उक्ति है, कीरति भणिति भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कहाँ हित होई। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस रचनाकार की है? ते तुलसीदास की उक्ति है, सभी को पता है। आगे बात करेंगे, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, किस कवि की पंक्ति है? तो यह भी तुलसीदास की पंक्ति है। आगे देखेंगे, काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन है? तो रस संप्रदाय सबसे प्राचीन है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? गंगा दास जी हैं। किस काव्य को चित्र काव्य कहा गया? अधम काव्य को चित्र काव्य कहा गया। आगे है, जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादि बोधन की शक्ति पूर्णतया नहीं आ सकती। यह कथन किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे देखेंगे, बंध के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? प्रबंध और मुक्तक। पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य कहते हैं। आगे देखेंगे, पूर्वापर संबद्ध निर्वाह सापेक्ष रचना को क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं। तो बात जहाँ निरपेक्ष की आएगी वहाँ मुक्तक होगा, और सापेक्ष निर्वाह सापेक्ष की बात जहाँ आएगी वहाँ पर क्या होगा? प्रबंध काव्य होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। साहित्य शब्द किस सदी में प्रचलित हुआ? 7वीं 8वीं शती में। संस्कृत में साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? वाङ्मय शब्द का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे है, रस का विरोध किस आचार्य ने किया था? भामह ने किया था। भामह कैसे थे? अलंकारवादी थे, तो इन्होंने क्या किया था? रस का विरोध किया था। आगे है, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु कितने माने गए हैं? तो 3 माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसको हम लोग शुरू में भी पढ़ चुके थे, यहाँ पर फिर से एक बार देख लेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु 3 माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आगे है, देखेंगे, धर्म्यम यशस्य मायुष्यम हित बुद्धि विवर्धन
लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति कहकर किस आचार्य ने धर्म, यश और आयु का साधक, हितकारक, बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेश को नाटक काव्य का प्रयोजन माना है? तो ये मानने वाले हैं भरत मुनि जी। तो जिस देश में धर्म, यश, आयु आदि की हितकर बातें की जाएं वह देश कौन हो सकता है? भारत ही तो हो सकता है। तो जहाँ इतनी सारी बातें होंगी वो कौन कहने वाले होंगे? वो कहने वाले होंगे आचार्य भरत मुनि। आगे देखेंगे, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचच्छव्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निबंधन। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं भामह की। आगे देखेंगे, गौड़ी, पांचाली एवं वैदर्भी इन 3 रीतियों के अतिरिक्त मागधी और मैथिली नामक रीतियों का उल्लेख किसने किया है? राजशेखर ने किया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से कितने माने जाते हैं? तो 3 माने जाते हैं। सामान्य रूप से 3 रीतियां मानी जाती हैं। कौन कौन सी? गौड़ी, पांचाली, वैदर्भी। लेकिन राजशेखर ने 5 को माना है। उन्होंने 3 तो पहले की थी और 2 उसमें और बढ़ा दिया। कौन कौन सा? मागधी और मैथिली। आगे देखेंगे, किस आचार्य, किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्य है? किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्य है? तो पांचाली का दूसरा नाम ग्राम्य है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य से अभिप्राय क्या है? ध्यान रखेंगे, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति तात्पर्य कहलाती है। भामह अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। और जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।